नमस्कार दोस्तों। नेपाल के अंदर संडे को अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, देखा जाए तो इसके अंदर 4 क्रू मेंबर समेत कम से कम 68 यात्री थे। जिस एयरलाइन के अंदर बात करें, यति एयरलाइन ATR 72-500 जो संडे को प्लेन क्रैश हुआ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30 सालों में 28 जो नेपाल के अंदर प्लेन है वो क्रैश हुआ। अब बात करेंगे नेपाल के अंदर इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश होते क्यों है, या पायलट की दिक्कत है, या फिर वहाँ मौसम के ख़राब होने की वजह दिक्कत है, या फिर प्लेन के अंदर कोई दिक्कत है, इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश क्यों होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। हुआ कहाँ पे, या इंडिया का जो मैप देख सकते हो यहाँ पे, जो नेपाल है, नेपाल के पोखरा के अंदर जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है। आज इस मॉडल की बात करें, जो एयरक्राफ्ट है 42 ईयर पुराना जो मॉडल है, इस प्लेन का जो नाम क्या है ATR 72-500 जो नेपाल के अंदर अभी एक्सीडेंट हुआ। अब बेहतर रिप्रेजेंट क्या करता है, बेहतर रिप्रेजेंट करता है पैसेंजर की कैपेसिटी को। 1981 के अंदर इसको बनाया गया था। जब ये बनकर तैयार हुआ तो कम से कम 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने के अंदर जो 200 एयरलाइन है उन्होंने अपने अंदर इसको परचेज किया। अब ये बनाया किसने था, ये बनाया था फ्रेंच कंपनी एयरबस ने, इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने, दोनों ने मिलकर ये साथ में बनाया था। अब बात करें नेपाल के अंदर प्लेन को उड़ाने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी, इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है। देखो, पहली बात तो नेपाल की एक जो प्राकृतिक बनावट है, जैसे कि पहाड़ वगैरह। अब दूसरी की बात करें, जैसे कि पुअर रेगुलेशन, खराब नियम। और थर्ड बात करें, जैसे कि कोई नए प्लेन है नहीं चाहे नेपाल के पास जिनके अंदर बेहतर रेडार सिस्टम हो सकता था। जो वेदर सिस्टम के बारे में बात करें, जो इतने ज़्यादा नए प्लेन है नहीं नेपाल के पास, पुराने प्लेन है उनके अंदर जो बेहतरीन रेडार सिस्टम वो नहीं है। अब जैसे कि और बात करें, नेपाल के अंदर जो छोटे रनवे हैं कुछ ऐसे जिनके अंदर प्लेन को टर्निंग मतलब मोड़ने में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लुकला सिटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट नेपाल के अंदर एक एयरपोर्ट है, और कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मोस्ट डेंजर एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि यह एक तो माउंटेन से जो पहाड़ है उनको काट काट के इसको बनाया गया छोटा सा रनवे है। और कहीं ना कहीं एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। अब बाई चांस लैंडिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है तो खाई के अंदर जाएगा, या फिर वो क्या है पहाड़ से टकराएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो ट्रेंड जो पायलट है उनकी ज़रूरत होती है इसके अंदर। और दूसरा है जो माउंटेन के अंदर जो वेदर सिस्टम है, जो लगातार रैपिडली जो वेदर वो लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से पायलट को नेविगेट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पायलट को आगे कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। और कहीं ना कहीं जो रनवे है, स्नोफॉल की वजह से वहाँ पायलट को लैंडिंग करने में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। और लैक ऑफ बेटर रेडार एंड कैपेबल स्टाफ, जो मैंने अभी बताया था कि नेपाल के पास नए प्लेन नहीं है जिनके अंदर बेहतर रेडार सिस्टम हो सकता था। नेपाल के पास पुराने प्लेन हैं, उनके अंदर जो मॉडर्न वेदर रेडार सिस्टम नहीं है, जिन वजह से जो पायलट है रियल टाइम में जो वेदर इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं लगा पाते, और इन वजह से बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। और नेपाल के पास जैसे सफिशिएंट स्किल्ड, ट्रेंड एंड हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविलियन स्टाफ हो नहीं है, उनकी बहुत सारी कमी है। और इस वजह से नेपाल की लगातार जो रैंकिंग गिरती रहती है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के फ्लाइट को कम से कम 28 देशों के अंदर बैन कर रखा है। और बहुत सारे, जैसे एक हिस्ट्री की बात करें नेपाल के अंदर कब कब ऐसे हादसे हुए। 2019 के अंदर बात करें, एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ से टकरा गया जो काठमांडू जा रहा था, जिसके अंदर नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी है, बहुत सारे ऐसे 7 लोगों की मौत हो गई। 12 मार्च 2018 को, फिर फरवरी 2016 को पोखरा से जोस्मान के लिए एक विमान उड़ान भरने में के बाद 8 मिनट बाद वो क्या लापता हो गया। सितंबर 2012 की, या फिर 25 सितंबर 2011 को, दिसंबर 2011 को, 10 को, जुलाई 1992 को नेपाल में सबसे बड़ा खतरनाक विमान हादसा हुआ, जिसके अंदर 177 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के अगर पिछले 10 विमान हादसों के बारे में बात करें, यह अब डेट है 29 मई 2022 को, फिर 14 अप्रैल 2019 को, 27 फरवरी 2019 को। कहाँ पे हुआ, लोकेशन क्या थी, मुस्तांग, लुकला, या आप देख सकते हो यहाँ पे काठमांडू के अंदर। और देखो उसके बाद नेपाल ने क्या कहा, देखो नेपाल के जो अधिकारी ने कहा है कि अभी इसके अंदर जो मैकेनिकल खराबी की वजह से जो यह हादसा हुआ, वैसे देखा जाए तो अभी तो कोई एक्चुअल चीज़ पता नहीं लग पाई आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत थी, पायलट की दिक्कत थी या मौसम की वजह से दिक्कत थी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा आखिर क्या दिक्कत थी। अब ब्लैक बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैक बॉक्स होता क्या है और कैसे पता लगाया जाता है ब्लैक बॉक्स की वजह से। देखो, पहली बात तो ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता, ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ऑरेंज, और यह स्टील और टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो कि पता लगाता है कि हादसा कैसे हुआ था, क्या कारण रहा था। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, और जो कि 2 टाइप के होते हैं।
कौन कौन से, FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और ये एक दोनों डिवाइस को मिलाकर एक जूते के डिब्बे के आकार की एक यूनिट होती है। अब बात करें FDR काम क्या करता है। FDR हवा की स्पीड, ऊंचाई, ऊपर जाने की स्पीड, फ्यूल फ्लो जैसे 80 गतिविधियों के प्रति सेकंड रिकॉर्ड करता है। इसमें 25 घंटे का क्या है, रिकॉर्डिंग स्टोरेज रहता है। अब CVR की बात करें, CVR क्या काम करता है। CVR कॉकपिट की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है, पायलटों की आपसी बातचीत, उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है, और साथ ही स्विच और इंजन की आवाज़ें भी क्या है इसमें रिकॉर्ड होती है। और आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले डाटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज आउट किया जाता है। यह समझने में आसानी होती है कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है, और यह भी समझ में आ रहा है कि विमान को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कत है हुई होगी। और इसलिए ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।